एवरीवन, आई एम दीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब पे आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज मैं डिस्कशन करूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर में। आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो लोग ITI पास कर चुके हैं तो ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से उन लोगों के लिए कुछ वैकेंसी निकला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। तो जो लोग एप्लीकेबल है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर का मैंने एक नोट्स बना लिया ताकि इससे वीडियो लेंथ भी कम हो जाएगा और उसके साथ डिस्कस करने में भी आसान हो जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे पहले हम लोग को एलिमेंट, एटम्स, ये सब के बारे में थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। एलिमेंट इज द काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसको किसी अदर सब्सटेंस पे डिकम्पोज्ड यानी डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन पे हिस्सा लेता है। ऑल एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एटम्स जिसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर्स। एटम्स जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रहता है वो होता है सेमीकंडक्टर्स। एटम्स जिसके पास 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम का लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसका यहाँ पर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों एक साथ में मिलाकर न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सब ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस से ऑर्बिटल डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे कि सेकेंड ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो एनर्जी लेवल है फर्स्ट ऑर्बिट पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो सबसे लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरा एटम के साथ इजीली कंबाइन कर सकेगा। इसलिए लास्ट ऑर्बिट पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। पॉजिटिव आयन, एक एटम जनरली न्यूट्रल होता है क्योंकि एक एटम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है और प्रोटॉन का चार्ज रहता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं रहता है, इसलिए एक एटम जनरली न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रल एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस एटम को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन, अगर एक एटम पे मतलब न्यूट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उस एटम को हम लोग कहेंगे नेगेटिव आयन। तो अब हम लोग कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देख लेंगे जो MCQ पे आता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब चार्ज के यूनिट है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन का मास का 1/1840 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट, किसी सब्सटेंस के अंदर नेगेटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। नेगेटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उसका ऑपोजिट पे होता है। इलेक्ट्रिक करंट को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल्स टू V/R और I इक्वल्स टू dQ/dt। करंट का यूनिट है एम्पियर और कूलम्ब पर सेकेंड। एक एम्पियर करंट का मतलब एक कूलम्ब चार्ज एक सेकंड में जितना फ्लो करता है उसका एक एम्पियर करंट कहा जाता है। एक एम्पियर करंट इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी या फिर स्पेस ऑफ जीरो पोटेंशियल से उस पॉइंट तक लाने के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पे जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट और जूल पर कूलम्ब, क्योंकि वर्क डन का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम्ब। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस इसलिए जनरेट होता है क्योंकि एटम्स में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका जो बॉन्डिंग रहता है एज वेल एज कॉलिशन, इसके वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पर R इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस को, रो इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसका डेफिनेशन है द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। लेकिन आसान भाषा में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका थ्रू से ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो सिंबल दिख रहा है ये ओहम का सिंबल है। एक रेजिस्टेंस को थ्री टाइप पे क्लासिफाइड करा जा सकता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होता है वो सब रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है बिलो 1 ओहम। मीडियम रेजिस्टेंस है 1 ओहम से 100 किलो ओहम तक। हाई रेजिस्टेंस है 100 किलो ओहम का एबव पे। लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं केल्विन डबल ब्रिज से। मीडियम रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज से। इसके अलावा भी कई तरीका है, ओम मीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, पर जनरली व्हिटस्टोन ब्रिज यूज किया जा सकता है। हाई रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं मेगाहर्ट्ज से, जैसे कि अर्थ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब रेजिस्टेंस क्या करता था, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को अपोज करता था, लेकिन कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को हेल्प करेगा। कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इक्वल्स टू 1/R। R इक्वल्स टू था रो इंटू एल बाई ए, तो G इक्वल्स टू होगा A बाई रो एल। कंडक्टेंस का यूनिट है मो। कंडक्टिविटी, जैसे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो यानी G इंटू 1/A। और कंडक्टिविटी का यूनिट है मो पर मीटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करे तो पर होम रेजिस्टेंस का जितना चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका एक जेन्युइन फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। RT इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, R0 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा यहाँ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला नॉर्मल है, लेकिन जरा डिटेल्स पे जाएंगे तो ये कम्प्लीटली फिट नहीं है। तो कंप्लीट फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ पर बीटा है स्मॉलर कोफिशिएंट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मेटल्स के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब मेटल्स का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर ये दोनों का ही नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ओहम्स लॉ, अगर टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर और अदर कंडीशंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो एक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो उस कंडक्टर का एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो V/I इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। ये जो लिनियर रिलेशनशिप है ये नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं होता। तो नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए जो रिलेशनशिप दिया जाता है वो है V इक्वल्स टू K इंटू I टू द पावर X, जहाँ पर K एंड X कॉन्स्टेंट्स हैं और X लेस देन यूनिटी। अब रेजिस्टर्स को दो टाइप पे डिवाइड किया जाता है, लीनियर रेजिस्टर्स, नॉन लीनियर रेजिस्टर्स।
जो सब रेजिस्टर्स ओम्स लॉ ओबे करके चलता है, मतलब मान के चलता है, उसको लीनियर रेजिस्टर्स कहा जाता है। और जो रेजिस्टर ओम्स लॉ नहीं मानता है उसको नॉन लीनियर रेजिस्टर्स कहा जाता है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला है आर्क लैम्प्स, सेकेंड है नॉन लीनियर रेजिस्टर्स जो मैं पहले ही बताया था, लाइक सेमीकंडक्टर्स, गैस फील्ड ट्यूब, मेटल्स जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे हीट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ पर एनॉर्मस गैस प्रोड्यूस्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे सम रिलेशनशिप के बारे में, मतलब पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप। तो पहला है P इक्वल्स टू वी आई, और एक रिलेशनशिप था पहले जो हमने दिखाया था V इक्वल्स टू आई आर। तो ये दोनों रिलेशनशिप मिला के हम लोग बाकी के सब निकल सकते हैं। तो अगर आप लोग ये दोनों रिलेशन याद रखेंगे तो ये चैप्टर से जो छोटा छोटा मैथ्स आता है इसके ऊपर तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही P इक्वल्स टू वी आई, तो I को हमने रिप्लेस कर दिया V बाई आर से, तो टोटल हो गया V स्क्वायर बाई आर। तो वैसे ही यहाँ पर V को रिप्लेस किया है आई आर से, तो आई स्क्वायर आर। ऐसे ही बाकी सब रिलेशनशिप बना है। तो जैसे I इक्वल्स टू पी बाई वी इक्वल्स टू रूट ओवर पी बाई आर, आर इक्वल्स टू पी बाई आई स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, वी इक्वल्स टू पी बाई आई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी आर। तो यहाँ पर P जो है ये है पावर, ये वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट है। तो पावर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किलोवाट से। एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, मतलब पावर और टाइम का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो होता है वो है एनर्जी। तो एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलोवाट आवर से। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, अब हम लोग देखेंगे एक सीरीज सर्किट में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि एक सीरीज सर्किट पे जो सर्किट का टोटल करंट रहता है वो हर एक रेजिस्टेंस पे सेम रहता है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज रहता है वो हर एक रेजिस्टेंस पे डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर इस सर्किट पे दो रेजिस्टेंस है R1 R2। तो जिस R1 का अक्रॉस पे वोल्टेज है V1, R2 का अक्रॉस पे वोल्टेज है V2, लेकिन तो सर्किट का टोटल वोल्टेज है V। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V को हम लोग रिप्लेस कर दिया V इक्वल्स टू आई आर से, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक हम लोग जानते ही है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V1 इक्वल्स टू आई आर वन, V2 इक्वल्स टू आई आर टू। तो इसको सॉल्व करके मिलता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो अगर एक सीरीज सर्किट आएगा वहाँ पर 2 या 3 जितना भी रेजिस्टेंस आएगा तो उसका R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम बस सारे रेजिस्टेंस का समेशन कर देंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल सर्किट पे जो करंट रहता है वो हर एक रेजिस्टेंस पे डिफरेंट रहता है, लेकिन टोटल सर्किट का करंट सेम रहता है। अब वोल्टेज जो रहता है वो हर एक रेजिस्टेंस पे सेम रहता है। तो यहाँ पर एक सर्किट है जहाँ पर दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल है। तो हम लोग इसको सर्किट का टोटल करंट को एनालिसिस करके लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो अब I को रिप्लेस कर दिया V बाई आर से, I1 को इक्वल्स V बाई R1 प्लस I2 को V बाई R2। अब ऊपर से V को कॉमन लेके एलिमिनेट करके हम लोग को मिलता है 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे ही हम लोग अगर 2 के बदले में 3, 4 जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल पे तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यह है G इक्वल्स टू G1 प्लस G2, मतलब 1 बाई आर जो है हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और कंडक्टेंस G से डिनोट किया जाता है। तो 1 बाई आर से हम लोग इसको ये एक इक्वेशन हम लोग को मिलता है G इक्वल्स टू G1 प्लस G2। सुपर कंडक्टिविटी, बहुत लो टेम्परेचर पे कुछ मेटल है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों ही जीरो हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। कुछ सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जैसे जिंक, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम। कुछ सुपर कंडक्टिंग कंपाउंड्स एंड एलॉयज भी है जैसे PbAu, PbTi2, SnSb, ZnC। तो ये सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर भी हो जाता है अगर हम लोग उस मेटल का टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज कर दे तो, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और फिर करंट डेंसिटी को इम्प्लॉय कर दे तो उसका सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर हो जाता है। रजिस्टर कलर कोडिंग, किसी रजिस्टर के ऊपर जो कलर बैंड्स रहता है वो देखकर हम लोग को उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये टेबल देखना पड़ेगा। ये टेबल पे 10 कलर है जो उस कलर बैंड
पे यूज होता है और उसका कोरेस्पॉन्डिंग 0 से 9 तक नंबर है जिसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे। इस टेबल पर ब्लैक कलर रेफर करता है नंबर 0 को, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। तो ये 10 कलर को आप सीरियली अगर याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक यूज कर सकता है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। मीन्स फर्स्ट भी रेफर करता है ब्लैक कलर को, सेकंड भी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, गुड फॉर ग्रीन, बॉय फॉर ब्लू, वेरी फॉर वायोलेट, सेकंड गुड फॉर ग्रे, वर्कर फॉर व्हाइट। और कुछ कलर्स है जो एकदम लास्ट बैंड पे यूज होता है, वो टॉलरेंस शो करने के लिए, मतलब गोल्ड कलर फॉर 5% टॉलरेंस, सिल्वर कलर 10% टॉलरेंस, अगर कोई बैंड नहीं रहेगा तो 20% टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस बैंड से पता चलता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना क्लोज होना चाहिए जितना वैल्यू कलर बैंड से निकला गया है। यहाँ पर जो रजिस्टर है इसके ऊपर 4 टाइप का कलर बैंड दिख रहा है। पहला वाला है रेड कलर का, सेकंड वाला है ग्रीन कलर, थर्ड वाला पे है ब्राउन कलर और फोर्थ वाला पे है गोल्ड कलर। तो रेड कलर को मैंने ए से, ग्रीन कलर को बी से, ब्राउन कलर को सी से और गोल्ड कलर को डी से डिनोट किया है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर भी लिख चुका हूँ। तो अब रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पहला दो जो कलर बैंड है, मतलब ए बैंड और बी बैंड, यहाँ पर जैसे ए बैंड पे रेड कलर है तो रेड कलर का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो था 2, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। और ग्रीन कलर का जो है वो है 5, वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब जो थर्ड बैंड जो रहता है ये 0 का नंबर डिनोट करता है। मैं मतलब है यहाँ पर सीक पे ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर था 1, इसका मतलब यहाँ पर बस एक ही 0 बैठेगा। अगर यहाँ पर किसी दूसरा कलर रहता है लाइक ब्लू, तो ब्लू का नंबर है 6, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ 0 बैठेगा। और ये जो लास्ट बैंड है इसको मैं पहले ही बोल दिया था टॉलरेंस बैंड है, और यहाँ पर गोल्ड कलर है इसलिए इसका टॉलरेंस 5% होगा। तो मैं पूरा रेजिस्टेंस वैल्यू को ऐसे लिखूंगा 250 ओम्स प्लस माइनस 5%। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट कलर बैंड से रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यू को लेकर डिस्कशन करूंगा। अगर आपको मेरे ये टॉपिक के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर लगता है कि गलत है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पे जनाइएगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तब पर भी आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पे जनाइएगा। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।